बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान ज़रियाब इरफान। जनाब, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत जो आईनी तरमीम करना चाहती थी उस पर फिलवक्त हुकूमत को सुबकी हुई है। हुकूमत की जानिब से पहले ऐलान किया गया था कि आईनी तरमीम हफ्ते के रोज पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। हफ्ते को तो पेश ना हुई, फिर हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से कहा यह गया कि इतवार को आईनी तरमीम पेश करेंगे, लेकिन फिर कल कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बार बार मुलतवी होता गया। तकरीबन 4 मरतबा इजलास को मुलतवी किया गया मगर तरामीम पेश न की गई। एक तरफ इजलास मुलतवी होता रहा तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान के घर हुकूमत और पीटीआई रहनुमाओं की आनियां जानियां लगी रही। और अभी रिसेंट अपडेट्स भी ये हैं कि उनके तरफ पार्टी इजलास जारी था, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मौलाना से मुलाकात हुई है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान जो इस सारी सूरत हाल में तुर्क का पत्ता थे, हुकूमत उन्हें मनाने में फिलहाल नाकाम रही और इस बात का एतराफ खुद वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब ने भी रात को कर लिया। आईन तरमीम के लिए कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार हैं, जबकि इस वक्त हुकूमत के पास 214 वोट हैं। इसलिए JUI फेक के 8 वोट हुकूमत के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर ये मिल भी जाते हैं तो ये तादाद 222 हो जाएगी, यानी 2 वोट फिर भी कम हैं। मगर हुकूमत ने इसके लिए PTI की आज़ाद अरकान असम्बली से तवक्कुआत लगाई हुई थी। इस तरह हमने देखा कि सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को 64 वोट चाहिए, जबकि हुकूमत के पास इस वक्त 59 वोट हैं, यानी कि हुकूमत को तरमीम के लिए JUI फेक के 5 वोट चाहिए होंगे। आज कौमी असम्बली का इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और असद कैसर साहब ने तकारीर की। इसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया, जिससे साफ जाहिर है कि हुकूमत की आनी तरमीम फिलहाल खटाई में पड़ गई हैं। आज कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि आईनी तरमीम दिलेरी के साथ लेकर आएंगे और अपोजिशन से कहता हूं कि आपने घबराना नहीं है। जबकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आईनी तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं है, हमारे नंबर्स पूरे हैं। कल जो सारी एपिसोड हुई उसके बाद ये सवाल उठता है कि जब हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं थे तो फिर क्या जल्दी थी हुकूमत को इजलास बुलाने की? क्यों हुकूमती वज़रा ये दावा कर रहे थे कि आईनी तरमीम इतवार के रोज पेश भी होगी और मंजूर भी होगी? आज के प्रोग्राम में ये भी जानेंगे कि हुकूमत कौन कौन सी तरमीम करने जा रही है, इसके असरात क्या होंगे और क्या हुकूमत मौलाना को राम करने में कामयाब हो जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर हो गई है। तो क्या अगर ये अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम हो जाती है तो क्या अदलिया और हुकूमत एक मरतबा फिर आमने सामने आ जाएंगे? इसके अलावा मखसूस नशिस्तों पर भी सुप्रीम कोर्ट का वजाहती नोट सामने आ गया है और इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार इसार राना साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें अनवर रज़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अनवर रज़ा साहब, बिना किसी ताख़ीर के सबसे पहले तो आज मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताइएगा ये विफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2 रोज क्या होता रहा? मतलब ये यकीन जानिए वीकेंड ऑफ होता है आप समेत हम सबका, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की तो आनियां जानियां लगी सो लगी रही, लेकिन आप समेत हमारी पूरी जो सहाफ़ी बिरादरी है, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे DSNG मेंबरान हैं, सबकी दौड़ें लगी रही। 48 घंटे आखिर हुआ क्या? मैं चाहूंगी कि जरा मुख्तसर सा खुलासा कर दीजिए। ज़रियाब, गुज़श्ता 2 रोज़ में जो इस्लामाबाद का पॉलिटिकल टेम्परेचर था इंतहाई हाई था। उसकी वजह क्या थी कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि इतवार के रोज़ जो आईनी पैकेज लेके आना चाहते हैं, आईनी तरमीम जो हैं उनको किसी न किसी तरीके से बाय हुक एंड क्रूक मंजूर करवा लिया जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अपनी उस बात पर डटे रहे। दूसरा, मैंने ये भी देखा मौलाना फजल रहमान साहब के घर में वहाँ पर मौजूद था कि मौलाना साहब के इमामत के पीछे किसी का वज़ू टूटा और किसी ने बगैर वज़ू के नमाज भी पढ़ी, लेकिन मौलाना साहब राज़ी नहीं हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2 मरतबा गए हैं उनके घर। आज भी अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बात की। अच्छा ज़रियाब, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो थी, बाकी सारी चीज़ें तो आपने देखी होंगी, टीवी चैनल में अखबारात में रिपोर्ट हुई हैं। नवाज शरीफ साहब जो मैंने ऑब्जर्व किया, अगर नवाज शरीफ साहब इस सारी सिचुएशन में इन होते या उनका इंटरेस्ट होता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मरी जाते, वो लाहौर वापस ना जाते। उन्हें अंदाज़ा था एक बात, और उनका बड़ा जाती मरासिम है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, बड़ा अदब एहतराम का, मोहब्बत का और प्यार का रिश्ता भी है, लेकिन उन्होंने एक टेलीफोन तक कॉल नहीं की मौलाना फजल रहमान साहब को। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आईनी तरमीम में कितनी मुश्किलात पेश थी। उन्होंने शायद दिखावे के लिए या किसी भी बामरे मजबूरी वो इस्लामाबाद आए और प्राइम मिनिस्टर हाउस भी गए, वहाँ पर हमजा शहबाज भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे, लेकिन
उन्होंने अगर वो संजीदा होते इस आनी तरमीम में, मुझे जो लगता है, मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, मतलब जो मुमकिन है आपने कि रिसीव गलत नहीं किया। होता, फिर वो मौलाना फजल रहमान साहब से एक बात गुफ्तगू अनवर जरूर भाई, करते। अनवर भाई इसमें एक बात ले लीजिएगा। जी जी। नवाज शरीफ साहब ने जाने की ख्वाहिश का इजहार किया और जब उनके स्टाफ ने राब्ता किया तो स्टाफ को यह बताया गया, मौलाना के स्टाफ की तरफ से, कि अगर आप, मौलाना फरमा रहे हैं कि अगर आप इस मौजू पे आ रहे हैं तो मुझे शर्मिंदगी होगी आपको इनकार करते हुए, तो आप ना आइए। तो उसके बाद फिर ना जाने का इरादा किया गया, अदरवाइज प्रोटोकॉल लग गया था। कंटिन्यू कीजिएगा। चले अनवर अज़हर साहब, आपकी तरफ मैं दोबारा आती हूँ। माहिर अच्छा। कानून शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब अपना वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताएगा, ये एक ऐसा बिल जिसे ताहाल टेबल नहीं किया गया, आप हम समेत तमाम लोग इस वक्त कयास आराइयां कर रहे हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। लेकिन जो भी मुसीक हुआ, जो मंजर आम पर आया, आपको लगता है कि इससे अदलिया का निज़ाम मजीद मजबूत होगा या पहले से ज़्यादा उसका वक़ार जो है वो मजरूह किए जाने की कोशिश होती हुई नजर आ रही है? 100% cashback. शाइक उस्मानी साहब। मेरा ख्याल है शाइक उस्मानी साहब, चलें उस्मानी साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करें तो कोशिश करती है। अनवर अज़हर साहब, आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कीजिएगा प्लीज। जरिए आप मुझे ज़रा एक वन स्टेप अबव जाने दीजिए। मुझे जो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया इन 2 दिनों में, चूँकि हम फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, लोगों से मुलाकातें होती हैं, अब होगा क्या या होने क्या जा रहा है, मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ, एक तो दरख्वास्त दायर होगी है सुप्रीम कोर्ट में, आप देखिएगा उस पर कोर्ट का एक वर्डिक आएगा जो इस आईनी तरमीम में रुकावट होगा, पहली बात। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वकला को चार्ज कर दिया है। उनके वकला ने एक तहरीक चलाने के लिए मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम मुल्क भर में जो उनकी बार्स के अपने वकला हैं वो इंटैक्ट हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम वो जो 2007 और 9 के दरमियान जो तहरीक चली थी, वो मुशर्रफ के खिलाफ जो तहरीक थी वकला की, काले कोट की, वो उसी तरह से उसी तर्ज की उससे ज़्यादा भरपूर तहरीक चलाने का आज़म का अदा करते हैं। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हामी वकला है वो भी इस गवर्नमेंट से, वज़ीर कानून से नाराज़ हैं, क्योंकि उनकी भी कई वजूहत है। वो मैंने देखा है उनका मोराल बिल्कुल लो है और वो इस सारी सिचुएशन में खामोश है। ये बड़ी अलार्मिंग है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वकला को चार्ज कर लेती है, बाहर निकल आते हैं, ये दूसरा स्टेप होगा। लेकिन उससे पहले मुझे जो लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दी गई है उस पर कोई एक ऑर्डर आएगा जो इस आईनी तरमीम पे रुकावट डालेगा। और दूसरी बात देखिए, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं लंदन 21 को, लंदन के बाद वो आएंगे 23 को न्यूयॉर्क में 26 को वो खिताब करेंगे। 10 दिन तो आप छोड़ दीजिए ना, उनकी अदम मौजूदगी में तो ये आईनी तरमीम हो नहीं सकती। फिर सेनेट और कौमी असम्बली के जो इजलास हैं दोनों, वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गए। मुझे लगता यह है कि ये मामला 15 दिन तक ठप हो गया है। 15 दिन के बाद शायद फिर मोमेंटम बने, उस वक्त तक मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की कोशिश की जाएगी। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी, अगर मौलाना, अगर जरा आप ये एक नुकता, अगर 8 वोट मौलाना के कौमी असम्बली में ले भी लिए जाए, फिर जो 2 वोट जो मुतनाज़ा वोट होंगे, मुझे लगता है अगर ये आईनी तरमीम हो भी जाए, अज्यूम भी कर लीजिए, फिर भी वो 2 वोट जो आप देखेंगे जो कोई भी आज़ाद उम्मीदवार या पीटीआई का होगा, सुन्नी तहरीक का होगा, डालेगा, उस पर फिर एक तनाज़ा खड़ा होगा। ये आईनी तरमीम गले की हड्डी बन चुकी है गवर्नमेंट की, ना ये हजम कर सकेंगे और ना ये थूक सकेंगे। एक ऐसा निवाला जो कि ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। साराना साहब, ये वो तो कुछ ना हो सका संडे को जो कि हुकूमत चाह रही थी डंके की चोट पर करना, लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल में जो मौलाना फजल रहमान है उनकी किस्मत के तारे एक बार फिर से चमक उठे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौलाना के इर्द गिर्द बिलावल, शहबाज शरीफ और इनके हमनवा बकायदा गिद्दा डालते हुए गा रहे हैं, तन तो पे वारू मन तो पे वारू। नहीं, वो ढोलकी भी तो साथ में बजाने के लिए बैरिस्टर साहब पहुंचे हैं ना, उनका नाम भी तो ले लेते हैं। पीटीआई ढोलकी बजा रही है और पीटीआई ने अपना डेक लगाया हुआ है। अच्छा। और वो गा रही है, वे सब तो सोने हाय वे मन मोने, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई। क्या बात, ठीक है ना, इसका वो चल रहा है। नहीं, लेकिन ये दोनों बारी बारी आते हैं, एक बारी में वो करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वो आ जाते हैं ना। हाँ जी, वो ऐसे ही है। और मौलाना जो है वो छत पे चढ़ के करे, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मौजूदा सियासत के डॉन साराना साहब। तो वो ये चल रहा है। लेकिन एक सरदार जी से किसी ने पूछा, सरदार जी ये पंगे का क्या मतलब होता है, तो उन्होंने कहा यार मतलब तो नहीं पता लेकिन बंदा लैंदा जरूर है। तो मुझे लगता है कि इस हुकूमत में सारे संता सिंह बंता सिंह बैठे आपको याद होगा जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, उस वक्त गाना बड़ा वायरल हुआ था मलकू का,
रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। मुझे लगा कि चस दो बड़ी आई तीन है। ये जो हालिया सूरत हाल चली है ना, चस आ गई होगी इस वक्त हुकूमत को कि उनके साथ हुआ क्या है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि अब मैं तो तनख्वाहदार आदमी हूँ, मैं अनारकली कहीं बड़े बाजार कभी चला जाऊं तो विंडो शॉपिंग करता हूँ, साथ लोगों को तासुर ये देता हूँ कि मेरी जेब में पैसे बढ़े। हाँ। कल सारा दिन ख्वाजा आसिफ बिलावल साढ़े बंदे पूरे ने, साढ़े बंदे पूरे ने, अखीर ते पता चलिया उन्होंने जेब ही फट गई, बंदे सारे निकल गए। लेकिन मैंने जो मुसवदा पढ़ा है और मैंने उर्दू में पढ़ा है, कल अच्छा। वो तारड़ साहब कह रहे बड़े थे कि खुश हम नसीब मुसवदे है आप, के बड़े खुश नसीब है सारा साहब, मुसवदा आपकी आंखों के सामने आया, क्योंकि कुछ हुकूमती इत्तेहादियों को मालूम ही नहीं कि मुसवदे में लिखा क्या है। नहीं, वो मैं अब आपको व्हाट्सएप कर दूंगा जरूर। और कल तारड़ साहब कह रहे थे कि हम एक एक लफ्ज हम गौर से पढ़ रहे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप पहले इंग्लिश सीख लेते तो आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। लेकिन मेरे पास चले उर्दू का आया हुआ है, तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज है वो, और चीजें तो सारी आ गई, पब्लिक हो गई। एक जगह उसमें लिखा है कि जो पार्लिमानी कमेटी है वो जज को वार्निंग दे सकती है कि आप काम ठीक नहीं कर रहे। अच्छा। और अगर वार्निंग की एक मुद्दत होगी, अगर वो उस मुद्दत में फिर भी अपनी कारकर्दगी ठीक नहीं करता तो फिर उस जज को फारिग भी किया जा सकता है। अंदाजा करें कि आपने हर इदारे को पुलिस बनाने के चक्कर में पड़ गए, आपके अंदर से खन्नास ही नहीं खत्म हो रहा कि हम तमाम इदारों को अपना गुलाम बना लें, अपना मातहत बना लें, और हम किसी तरह अपनी इक्तिदार को, ये देखिए सारे लोग 70 प्लस हैं और 70 प्लस के ऊपर हर बंदे की कोशिश ये होती है कि यार अब मैं वापसी की तैयारी करूं, मैंने अल्लाह को शक्ल दिखानी है। लेकिन ये लोग इतने अंधे हो गए हैं अपने इक्तिदार के दवाम के लिए कि ना इनके लिए कोई इखलाक रहा, ना कानून रहा, ना आइन रहा। पहले पार्लियामेंट पे बंदे दौड़ा दिए थे, अब पार्लियामेंट पे तरामीम दौड़ा दी है। बड़ी बदकिस्मती की बात है आपने कहा, मैं ये कहूंगी कि शायद कुछ लोग इक्तदार के दबाव के लिए अंधे हो गए हैं, लेकिन रिजवान साहब शायद आप भी किसी हद तक अग्री कर सके इस बात से। नहीं, मैं नहीं चले ना कीजिएगा साहब, आप भी कीजिएगा, ठीक है। रिजवान साहब की तरफ चले जाइएगा, इनसे ये पूछे कि ये एग्री करें ना करें। आज फैसल वाउडा ने कहा कि यार ये बड़े नाहल और निकम्मे लोग हैं। अच्छा, वो वाले फैसल वावड़ा जो आजाद हैसियत में आए हुए सेनेट में, जिन्हें खुद नहीं पता वोट किसने दिए थे उन्हें। नहीं, सुन लेना, मेरे प्यारे भाई से इसकी एक तो टाई पे मैं कुर्बान जाऊं, हर बार एक नई टाई बांध के ये आ जाते हैं और हम ये फटे हुए गिरेबान, चाक गिरेबान वाले जो है शर्मिंदा होते हैं इनकी टाई देख के। इनसे ये जरूर पूछिएगा कि ये वावड़ा जिस हुकूमत को कह रहे हैं कि ये नाअहल और निकम्मी है, इसी हुकूमत ने तो उन्हें सेनेटर बनाया था। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक बंदा जो आजाद था और उसे 2 सियासी जमातों ने वोट देके सेनेटर बनाया था, तो वो जिनका नुमाइंदा है वो इनको कह रहे हैं कि बड़े अफसोस की गल है, तुसी बड़े ही नहले, बड़े ही माठे लोग के हो, जिनका वो नुमाइंदा। मतलब वो हजरत अली का कॉल है ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। रिजवान रशीद साहब मुझे ये बताइएगा, इन्होंने एहसान नहीं किया, एहसान नहीं किया, इन्होंने क्या एहसान करना है, इन्होंने तो ऑर्डर है वोट दो, वोट देता, एहसान नहीं किया हुआ। अच्छा, अब देखिए बात यह है कि 2 बातें आज मैं समझता हूं कि बहुत मुस्बत हुई हैं। एक तो ये है कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर कर्नल लियाकत होता था और हमारे साबिक वजीर आजम ने बाकायदा स्टेट मीडिया के ऊपर बैठ के इस बात का इतराफ कर रखा है कि जब भी कोई आईनी तरमीम होती थी या कोई कानून पास करना होता था तो कर्नल लियाकत साहब की खिदमत हासिल की जाया करती थी। वैसे बाय द वे आजकल वो अमेरिका में होते हैं और जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो इकट्ठा करके देते थे लोग। अब मैं क्या कहूँ, अब जब बानी पीटीआई ने मुंह से कह रखा है तो मैं तो इसके बारे में दूसरी बात नहीं। और दूसरी, मुझे मौलाना के साथ बहुत ज्यादा ना खुशी हो रही है मौलाना के हवाले से। जितने दिन मौलाना जो हैं वो इस तरमीम के ऊपर बैठे रहेंगे और जितने दिन वो संभाल के रखेंगे, उतने दिन मेरा भाई जो है, मैं मेरा भाई तो नहीं करता, लेकिन मेरे भाई के नुक्ता नजर के हामी लोग जो हैं वो मौलाना के बारे में वो गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे जो वो नॉर्मली करते हैं। तो मुझे एक तो वो गुनाह से बच जाएंगे और दूसरा मौलाना को गालम गलोच कम होगी। मुझे इन दोनों बातों के ऊपर बहुत खुशी है। अच्छा, मतलब आप ही चाह रहे हैं कि मुल्क में अमनो अमान कायम ना हो, मतलब एक दूसरे से धींगा मुश्ती होती रहे, गालम गलोच चलती रहे। मैं तो चाह रहा, ये आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही, मैं तो नहीं चाह रहा। मैं तो इस बात पे खुश हूं कि अब पीटीआई को अपनी एनर्जीज जो हैं
वो मौलाना की तारीफ के अंदर आज आपने देखा है कि कैसे नूर बरस रहा था। वही जो उनके ऊपर पहली फील्डिया के इल्जामात लगाया करती है खातून जो है, खातून की आईडी के जवाब दें तो फिर बदतमीजी हो जाती है, वही खातून उनके मुंह के ऊपर जो बरसने वाला नूर जो था उसके सदके वारी जा रही थी। तो मुझे तो इस अमर की खुशी हुई है कि अमन हुआ है, शांति हुई है। दो फरीकें जो आपस में भिड़े हुए थे, बल्कि एक ही फरीक दूसरे के साथ भिड़ा हुआ था, वो फरीक भी चले कुछ दिन के लिए ही सही अमन से सुकून से बैठेगा। देखिए बात ये है कि हुकूमत ने एक कानून साजी करने की कोशिश की। अब मैं आपके सवाल जी, की जी। तरफ आ रहा हूँ। हुकूमत ने एक कानून साजी करने की कोशिश की, उसने कुछ कैलकुलेशंस की, उसकी कैलकुलेशन गलत साबित हुई, और इन गलत कैलकुलेशन के बायस हुकूमत के ऊपर एक रद्द अमल आ रहा है। और इस तरह के रद्द अमल जो हैं वो नॉर्मली हुकूमतों के घर जाने के ऊपर भी मुंतज हुआ करते हैं। अच्छा, इसलिए हुकूमत को और उसके वुज़रा को सामने आना चाहिए और इस पूरी सूरत हाल को हैंडल करना चाहिए। अगर उनके पास अददी अक्सरियत नहीं थी तो उन्हें ऐसा वेंचर नहीं करना चाहिए था। मैं वो लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं कर सकता जो मेरे भाई इसार राना ने इस्तेमाल किया है। वैसे दिल मेरा यही कर रहा था कि मैं वो वाला लफ्ज इस्तेमाल करूं कि अगर उनके पास कर लें, स्पीकर भी एक्सपेंड नहीं करता उसे, कर लें कोई बात नहीं, मैं नहीं कर रहा ना, मेरे हाँ, भाई ने WhatsApp कर दे हमें। मेरे भाई ने कर दिया तो फर्ज किफाया हो गया ना जी, अदा हो गया। तो ठीक है, तो लेकिन अगर हुकूमत के पास अददी अक्सरियत या अददी कैपेसिटी नहीं थी तो उसे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। और अगर वो ये काम जो है ये करने में नाकाम रहे हैं तो अब उसका खौफनाक रद्द अमल आएगा, ब्रंट आएगा, वो उन्हें फेस करना है। और मुझे तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है शायद वो यूएनओ ना जा पाए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, क्योंकि ये जो प्रेशर आ रहा है, ये जो ब्रंट आना है, ये उन्होंने फेस करना है भाई। तो इसलिए मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं और उन्हें अब इसको फेस करने के लिए, लेकिन इसमें जो सबसे शाहकार स्टेटमेंट आई ना वो ये थी कि बानी पीटीआई ने आज अडयाला में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये कानून साजी जो है ये मुझे तलवाने के लिए या मुझे सजा दिलवाने के लिए थी। तो हर कोई इसमें से अपना हिस्सा ढूंढ रहा था। भाई देखो, हम सारी उम्र बजट कवर किया है, बजट की कॉपी सबसे पहले कौन सा जर्नलिस्ट लाता है? ये हर साल एक ट्रॉफी होती है जो किसी जर्नलिस्ट ने उठानी होती है, ठीक है। ये वो वाहिद दस्तावेज थी जिसकी हवा को नहीं पहुंच पाए जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्टों ने ये गुस्सा जो है वो टीवी स्क्रीनों पे और बीपर्स में निकाला। अच्छा, मुझे लगता है कि एक ये वाली भी थी जिसके बारे में अभी आपने जिक्र किया, और एक वो पेका एक्ट भी था जिस तक जर्नलिस्ट पहुंचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं जा रहा था। 2017 की बात कर रही हूं जी, मैं हाँ, ये 2017-18 की 2016-17 के अंदर पास हुआ था। नहीं, मैं उस वक्त नहीं, जो जर्नलिस्ट के हवाले से जो बिल्डिंग आती है 2021-22 के दरमियान, ठीक है, जिस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, पीका एक्ट में जो तरमीम आई, जी, जो मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब करना चाह रहे थे, उस वक्त उस चीज को भी हवा नहीं लग रही थी और कहा जा रहा था कि हर सूरत इसको पास करवाना है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जर्नलिस्ट जो है वो अगर नहीं पहुंच पा रहा तो ये उसकी नाअहली है। उस रिपोर्टर को बजाय वो अपनी नाअहली की जिम्मेदारी ले, वो शोर मचा दे बीपर के अंदर के देखें जनाब हुकूमत इसको शेयर नहीं कर रही। उन इत्तेहादियों की मजलूमियत का रोना कौन रोएगा कि जिन्हें अभी तक मालूम नहीं कि इस मुसव्वदे में लिखा क्या। तो मुसव्वदा फाइनल ही नहीं हुआ ना, यही तो बात है। मतलब पिछले तो जब एक चीज फाइनल नहीं हुई तो उसको टेबल करने के लिए इतना चाऊ किया जा रहा है। तो टेबल हुई तो नहीं ना, टेबल हुई तो नहीं ना। तो भाई 48 घंटे से, अब सुन लीजिए, 48 घंटे से ज़रियात से लेके इसार राना तक हर एक को तकलीफ है कि वो मेरी सुन ले भाई, वो मैं मुसव्वदे के मुताबिक कुछ कहना चाह रहा था, क्योंकि पब्लिक पब्लिक की डोमेन में तब आएगा जब वो फाइनल होगा। पब्लिक की डोमेन में तब आएगा जब वो फाइनल होगा। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, दिया क्यों जाए भाई? मेरी बात सुन ले। हाँ, देखें, रजी साहब जो कह रहे हैं ना कि क्या कहते, साफी भी चीख रहे थे ये वो, जब फजलुर रहमान साहब ने उन्हें कहा ना कि जी मुझे मुसवदा तो दिखाए, तो उन्होंने कहा जैसे ही हमें मिलेगा हम आपको दिखा देंगे। नहीं, ये तो आपने फिर खड़ा है नहीं सर, ये कल भी मुझे किया गया। अच्छा, उनको जुबानी बताया गया, मैं वहां पे मौजूद कितने सहाफ़ी हैं जिन्हें पता है इस मुसव्वदे में क्या था और कितने हुकूमती मेंबरान हैं जिन्हें पता था इस मुसव्वदे में क्या लिखा है। मैंने कहा साथ-साथ करेक्शन करता जाऊं। सभी जो जिम्मेदार खबरों से जराए पहले वहां पे गुफ्तगू मौजूद सुन थे, रहे, वो भी हमारी जिम्मेदार जराए वहां पे है। मौजूद थे। आप दोनों मिलके मेरी आवाज नहीं दबा सकते। जिम्मेदार जराए मौजूद थे ना,
आवाज मैं तो ऊंची चुप, करके आप नहीं, मेरे बोलने पे दलाइल बोलना से शुरू दबाई कर जाती देती है है। ताकि मेरा बोलने का दलाइल कहेंगे तो जाए। बोल दूंगा। आवाज और ऊंची मैं करके इजहार नहीं, राना दलाइल से नहीं, दबाई जाती मैं है। इजहार राना की बात पे चुप रहता हूँ, आप मेरा कोई फिक्रा मुकम्मल नहीं होने देती। अच्छा चले, अभी मुझे जरा अनवर रज़ा साहब से उनकी टेक ले लेनी थी, आए, फिर दोबारा वापस आपकी तरफ आ रही हूँ। नहीं अनवर आएंगी रज़ा आप। साहब, मुझे ये बताइएगा, आप भी एक सहाफ़ी हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, रिजवान रज़ा साहब वो खुद भी एक सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि सहाफ़ी हजरात की ना अहली है कि किसी को खबर तक ना हुई कि आखिर के इसमें लिखा क्या था। सिर्फ सहाफियों तक ही सवाल रहेगा, उन पार्लिमानी मेंबर्स के हवाले से उनकी मजलूमियत का रोना कोई नहीं रो सकता कि जिन्हें पता नहीं था, लेकिन उनको वोट को लेने के लिए उनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा था। पार्लियामेंट लॉजेस में रहिए, कभी कहा गया इतने बड़े बजे इजलास आएगा बुलाया जाएगा, कभी कहा गया इतने बजे इजलास बुलाया जाएगा, रात होगी इजलास ना हुआ। ज़रिया, पहली बात तो ये है कि पिछले गुज़श्ता एक माह से मैं इस मुसवदे की 6 से 7 जो शिके हैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये रज़ी साहब को पता है। और मैं उस वक्त से बता रहा था कि लॉ मिनिस्ट्री में ये चीज़ें बन रही हैं, पक रही हैं। अब आते हैं इत्तेहादियों की जानिब। चलिए, हम अपनी नाअहली को, हमें पूरा मुसवदे में से 6-7 चीज़ें मिली, हमने उसका इजहार किया और आवाम के सामने रखा। दूसरी बात कि क्या ये इत्तेहादियों की भी नालायकी और नाअहली है, कमी है कि उनको भी मुसवदे के लिए वजारत कानून के पीछे बहुत भागना पड़ना था। देखिए, जब आप कोई लेजिस्लेशन करते हैं, आईनी तरमीम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आप अपने जो इत्तेहादी हैं उनमें यह मुसवदा शेयर करते हैं, उनकी इनपुट हासिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें यह मुसवदा नहीं मिला, JUIFA ने कहा हमें यह मुसवदा नहीं मिला और अगर मिलेगा तो पढ़ने में टाइम लगेगा। बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी इसी शिकवे का इजहार किया। देखिए, ये आईनी तरमीम क्यों इसमें खराबी पैदा हुई, ये जो हुकूमत है, इसके जो वुज़रा हैं, ये उनकी नालायकी है। क्योंकि आप देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, तारड़ साहब जो गवर्नमेंट के तर्जमान है, वज़ीर इत्तलात है, वो अलग से स्टेटमेंट देते हैं, वज़ीर कानून की अलग से राय होती है, और जो बाकी इनके लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स वो उस पर PTI पे गुस्सा उतारने के लिए लगे रहते हैं। आप अपने घर को तो, अपने हाउस को तो इन ऑर्डर कीजिए कि आपके अपने वज़रा जब अलग से स्टेटमेंट देंगे, मुझे बताएं, मैं जर्नलिस्ट के तौर पर कंफ्यूज हूँगा, किसकी बात सुनूँ? डिफेंस मिनिस्टर की बात सुनूँ, बड़े इंपॉर्टेंट है, वज़ीर इत्तलात की बात सुनूँ, बड़े अहम है, किसकी बात सुनूँ? सेंटर इरफान सिद्दीकी की, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े क्लोज है। बात यह है कि यहाँ पर बैठा हर शख्स हक के नमक अदा कर रहा है कि हमने जिसकी साइड लेनी है उसकी साइड लेनी है। ना तो इस आइन की किसी को परवाह है, ना इस कानून की किसी को परवाह है, ना इस अवाम की किसी को परवाह है। इतनी उजरत क्या थी आपको कि आपने इतवार के रोज ही ये किया जा रहा है? मैं हैरान हूं कि भाई क्या नेवर एवर अवाम के लिए क्या? मुझे बताएं सर जी, मुझे बताएं कि मुझे डेफिनेटली साफी भी शामिल है ना। जो देखें, अच्छा, अपना इसार साहब, जो बंदा गुफ्तगू करता है, जो बंदा जो गुफ्तगू करता है, उसकी गुफ्तगू से आम आदमी अंदाजा लगा लेता है कि ये नून के पेरोल पे है। खुलकर बात करता हूँ, पीटीआई की तरफ है, ये पीपल्स पार्टी की तरफ है, या ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लोग खुद इससे अज्यूम कर लेते हैं और लोगों को पता है, अवाम बड़े बाशऊर है। हम ठीक है, चलिए, अनवर इस बात पे मैं कहता हूं कि क्या इस आईनी तरमीम से पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब कुछ जो हुकूमत में बैठे हुए लोग और जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, उनके क्या स्टेटमेंट है वो मैं आपको सुनवाऊंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब, अब कुछ तरमीम के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं, जो कि कहा गया था कि ये इस मुसवदे का हिस्सा बनने जा रही हैं, जिसके बारे में अभी भी हम यही कह सकते हैं कि कयास हरा गए हैं, या फिर कुछ लोगों ने पढ़ ली हैं, कुछ लोगों ने देख ली हैं, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं देखी। ऐसा उनमें से एक तरमीम है कि दस्तावेज़ के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीमी बिल में आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ शामिल है और आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की भी तजवीज़ है। यानी कि कोई भी रुकन अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर किसी दूसरी पार्टी को बिल पास करने के हवाले से या किसी दूसरी पार्टी के हक में अपना वोट देता है तो उस वोट को भी शुमार किया जाएगा। अच्छा, जिस वक्त मैं ये तरमीम का हवाला आपको दे रही हूँ, उस वक्त ज़माने साहब ने ऐसे करके सर हिलाया, शायद कि उनके मुताबिक ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपकी इजाज़त से मैं ज़रा साराना साहब की तरफ पहले जाना चाहूँगी। आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा के मेरे से माइक नहीं छीन सकते। आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा के मेरे ऊपर से माइक नहीं छीन सकते। आप मुझे बोलने का राइट देना। आपने स्टेटमेंट दी, उसके बाद इल्जाम लगाया, फिर माइक छीन के चल दिए। अच्छा जी, बोलिए बोलिए। जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर, ओरिजिनल कानून यही था। अच्छा। ओरिजिनल आइन 63A यही था कि अगर एक मेंबर अपनी पार्लिमानी लीडर की इजाजत के बगैर वोट देगा तो उसका वोट काउंट होगा, लेकिन वो डी-सीट हो जाएगा। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एक ग्रोह को ये अलहाम हुआ, पहली दफा अलहाम हुआ 63A उन्होंने एक तरह से डिफाइन कर दी।
फिर दूसरी दफा फिर कोई वही आई, उन्होंने 63A दूसरी तरह से कर दी, फिर उन्होंने 63A तीसरी दफा से रीडिफाइन कर दी। तो जिन्होंने वो कानून बनाया था ओरिजिनली, उन्होंने कहा कि हमारा कानून बनाने का ये मकसद था, हम ये करना चाह रहे थे। तो ये कोई नई तरमीम नहीं है। हाँ, पहले ये बात, ये कोई नई तरमीम नहीं है। एक ही गलत अल्फाज में मेरे अल्फाज से जी बिल्कुल गलत की है, क्योंकि कानून बनाने वाले ये कह रहे हैं कि हमारा मंशा ये था, हमारा मकसद ये था, आप किधर भजे फिर रहे हैं? और एक दफा आप कोई तशरीह कर रहे हैं, दूसरी दफा कोई तशरीफ कर रहे हैं, और तीसरी दफा कोई तशरीह कर रहे हैं। और हमने इसलिए बनाया था, ये है ओरिजिनली, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे सारा लाया था कि ये कोई नई तरमीम नहीं है, ये ओरिजिनल तरमीम, ओरिजिनल कानून बहाल किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसार राना साहब, आपको अगर हमारी आवाज आ रही है तो ये बताएगा कि क्या वाकई ओरिजिनल तरमीम यही थी जो अभी रिजवान रजी साहब फरमा रहे हैं? और बड़े बासानी उन्होंने कहा है कि अपने तरीके के मुताबिक इसको अलग अलग अंदाज में इसकी तशरीह की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखें, बात यह है कि कोई तरमीम कोई सी भी थी और कुछ भी था, इसका असल मकसद क्या है? तो असल मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून की एक खास तरबियत है। छांगा मांगा में लोगों को कैद करने से लेके और उसामा बिन लादेन से पैसे लेके अदम एतमाद लाने तक, ये लोगों का वतीरा है कि बस जमीर खरीद लो, वोट खरीद लो और किसी तरह भी खरीद लो, चाहे उसमें कोई तरमीम करनी पड़े, कुछ करनी पड़े। ये लोग अभी तक वहीं अटके हुए हैं। पीटीआई के 2 अरकान का अभी तक पता नहीं चल रहा कहाँ है, और ये एक बड़ा एक सवाल होगा आगे जाके कि वो 2 लोग कहाँ थे और कहाँ क्यों मंजर आम से गायब हो गए। आपकी नजर में सिर्फ कानून वो है जिसमें आपका इक्तिदार जो है वो चलता रहे। जो आपकी नजर में ये आइन, ये कानून, ये इंसाफ, ये अदालतें आपकी जरखरीद गुलाम है। अब ताजा सुन लें, अभी आपके पब्लिक पे ही वो चल रहा था, तय ये हुआ है, डिप्टी स्पीकर से अभी मिले, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, अच्छा। और वो उन्होंने कहा है, दोनों ने तय हो गया कि जनाब आइंदा किसी रुकन असेंबली के खिलाफ नैब को कोई दरखास्त आएगी तो वो बराह रास्त उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अच्छा। एक ग्रेड 19 का अफसर जो स्पीकर के तहत काम कर रहा होगा, पहले वो करेगा, स्पीकर साहब चाहेंगे तो आपको आगे भेज देंगे वो। यानी आपने इस मुल्क को क्या बना दिया है? कानून मेरे लिए है, कानून मेरे बच्चों के लिए है कि अगर वो 18 साल से कम उम्र का है और वो चल रहा है तो उसके ऊपर आप सारी जिंदगी के लिए लकीर लगा दें। कानून मेरे बच्चों के लिए कि हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उनके ऊपर लकीर लगाने सारी जिंदगी की। तुम ऊपर से उतरे हुए हो, तुम कोई अवतार हो, तुम्हारी गिरेबान में कोई हाथ नहीं डाल सकता। तुम ये तय करके आए हो कि हुकूमत हमेशा तुम्हारी रहेगी, चाहे जैसे भी रहे। मैं तो हैरान हूं, पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया मुझे जो नजर आ रहा है वो इखलाकी है कि हमारे ऊपर बैठे हुए लोग इखलाक से आरी लोग हैं। उन्हें कोई शर्म नहीं है इस बात में कि दुनिया उन्हें कुछ भी कहते रहे, पूरी दुनिया आपको थू थू करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आपको असल फर्क ये पड़ रहा था कि आपकी हुकूमत कायम रहनी चाहिए। आपकी असल मंशा ये होती है कि लोग भूखे मर रहे 24 करोड़ तो मरते रहे, एक कानून साजी आप आवाम के लिए नहीं करेंगे। 3 करोड़ बच्चे स्कूल के बाहर बैठे हुए, आपके पास ग़िज़ाई किल्लत आगे बढ़ती हुई आ रही है, पानी का आपका बुरहान 2 साल बाद शुरू हो जाएगा, आप वो इन्वायरमेंटल उसका शिकार हैं, आप मुआशी तौर पे तबाह हाल हैं। सिर्फ आपको पड़ी है वोट किस तरह ले लीए, बंदे नू चुक लीए, अदालतां नू थल्ले ला लीए, इदारियां नू थल्ले ला लीए, साडे पैसे कायम रहन, साडी डकैतियां नू कोई ना पूछे, असी बस फिरदे रहिए। और आप अदालतें अगर आपके लिए बात करें तो वो बुरी है और वो अदालतें अच्छी है। आज आपको पार्लियामेंट बड़ी इज्जत नजर आ रही है कि पार्लियामेंट की इज्जत तौकीर है। तो जब डिप्टी स्पीकर के तौर पे सूरी ने वो दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस पे वो लगनी चाहिए, तब तो आपने बड़ी ताड़ियां मारी। हाँ, वो सूरी जो स्टे के ऊपर था ना, मेरी बात पूरी तो उन्होंने भाईजान, भाई वो स्टे के ऊपर था ना, भाई वो स्टे के ऊपर था, वो नाजायज था। अब मैं अर्ज कर लूं, अगर आप जी देखिए ना भाईजान, आप लोगों के जेबों में फतवे हैं, इद्दत का लगा लें, नाजायज जायज का लगा लें, जिसका मर्जी लगा लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो ये जानता हूं कि वो डिप्टी स्पीकर था और सुप्रीम कोर्ट ने उसके रूलिंग को वो नल एंड वाइड किया था। ठीक है।
अच्छा, एक पॉइंट मुझे और हाईलाइट कर लेने दीजिए। दस्तावेज के मुताबिक कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजेस की तकर्रुरी के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अनवर रज़ा साहब, ये पढ़ने के बाद ना मुझे साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का एक जुमला ना मेरे जहन में गूंज रहा था कि ये तो मैच भी एम्पायर को अपने साथ मिलाकर खेलते हैं। अब आपका तज्जिया। देखिए ज़रियाब, एक तो इसको जुडिशल कमीशन और जो पार्लिमानी कमेटी है इसको यकजा करने की बात की गई है, और ये कमेटी जो 3 सीनियर तरीन जजेस होंगे उनमें से एक पैनल जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी और प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद होगी कि वो इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करेगी। वही सिस्टम होगा जो आर्मी वाला है कि अगर सुपरसीड हुए को सीनियर तो या वो रिज़ाइन कर देंगे या फिर वो इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। लिहाजा एक बात तो ये होगी। दूसरी बात मुझे ये याद आ रही है कि हमारी सियासी जमातों को जो सूट करता है उसके मुताबिक वो एक्ट करते हैं। लिहाजा अगर आप माजी की बात करें तो अदालतों के फैसले तो उन पर तारीफ की जाती थी, अब अदालतों के फैसले उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। हमने इदारों को फलने फूलने देना है जो कि हम नहीं होने दे रहे। उसकी वजह से पार्लियामेंट बेतुकीर होकर रह गई है। मैंने नहीं की, ये इन्हीं कानून साजों ने की है जो वोट लेकर आते हैं और अपने वोट का तकद्दुस बहाल नहीं रखते मुख्तलिफ शक्लों में। अब आप मुझे बात याद आ रही थी फैसल वाडा की, आपने मुझे चूंकि मुझसे सवाल नहीं किया था लेकिन मैं कमेंट कर देता हूँ। उन्होंने ये बात निकम्मों की क्यों कर कही, इसलिए कही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो फैसला साज जिन्होंने इस गवर्नमेंट को फैसिलिटेट किया, अगर वो आपके लिए इतना कुछ करे और आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो फिर मुझे बताइए, वो तो ये बात कहने पर हक बजानी बोंगे ना कि आप नालायक और निकम्मे हैं, आपने ये काम करना था। देखिए ना, किसी जगह पर आपको पीछे रहना पड़ता है और किसी जगह पर आपको आगे रहना पड़ता है। रजी भाई ने बात की थी कर्नल लियाकत की, तो वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के चीजों को मुनवर किया करते थे ना। आप जरा सामने नहीं पीछे बैठकर हो रहा है। लेकिन जो सामने जो पिछले जुमले गुजरे हैं वो बड़े ही हैरान कौन है कि जिन फैसला साज लोगों ने हुकूमत को फैसिलिटेट किया, मतलब ये नहीं कि ये कि आप भी मान रहे हैं हम भी मान रहे हैं कि फिर ये फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है, ये फॉर्म 45 वाली गवर्नमेंट नहीं है। तो फिर फॉर्म 45 वाली गवर्नमेंट जो कि खुद पैदावार है, ठीक है, वो किसी और की, वो कैसे ये अमेंडमेंट्स कर सकती है? उसके पास तो कोई राइट ही नहीं रह गया कुछ करने का। ज़रियाब, आप पिछली ज़रा मुझे इजाज़त दीजिए मैं इसको क्लब कर लूँ, पीछे से लेके आ गया हूँ कि अगर आप देखें जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त ज़ुबान ज़ेआम था कि आरटीएस बैठ गया, फिर वो गवर्नमेंट रही और किस तरह गई सबको पता। अब आप देख लें फॉर्म 45 फॉर्म 47 की तरफ आगे, अब भी ये दिखना मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अशकाल में हुकूमतें बनती हैं, और जब इस तरह की कमज़ोर हुकूमतें होती हैं तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। उसकी वजह यह कि वो अवामी मैंडेट लेकर नहीं आती। वो माजी की हुकूमतें देख लें और मौजूदा हुकूमत देख लें, एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि आपने, ठीक है, मौलाना फजल रहमान ने बड़ी अच्छी बात की फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने कहा कि ये फॉर्म 45 है या 47 है, हमें इस डिबेट से निकलकर आगे बढ़ना है, हमें इस पार्लियामान को मजबूत करना है। चलिए, आपने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट करना था, उस पर तो अमल दरामद कर लीजिए। आप तो एक दिन भी नहीं गुजरा, उस पर भी अमल दरामद नहीं कर सके, तो मुझे बताइए। अच्छा चले कि ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट का हिस्सा समझे आप इस आईनी तरमीम को, वो तो ये फरमा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ना, देखना, अच्छा इस पर तो इत्तफाक राय नहीं हुआ ना। हर जमात की, इत्तेहादियों की अपनी आरा है, जो अपोजिशन है उनकी अपनी आरा है। चलिए इससे आगे चलते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर चले हम इफ एंड बट्स में अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये अमेंडमेंट हो भी जाती है तो आप देखिएगा ज़रियाब सुप्रीम कोर्ट इसको टर्न डाउन कर देगी। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं। एक बात, चलिए इससे आगे चलते हैं। एक और अगले की बात आपको बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी तैयारी कर रखी है कि उन्होंने वकला तहरीक चलानी है। आज शायद हामिद अली खान ने कहीं बात भी ये की है। देखिए ना, उन्होंने मुख्तलिफ मुल्क की तमाम बारों से उन्होंने रब्ता किया, उन बार्स काउंसिल से राब्ते में है, और उन्हें बता रहे हैं कि अगर इस तरह हुआ जो कि जुडिशरी पर वो इसे हमला तस्वर करते हैं, उनकी नज़र में, उनकी राय में ये है, तो फिर हमें बाहर निकलना होगा। तो मुझे बताइए, सारी सिचुएशन में अपोजिशन विन विन पोजीशन में है, और नुकसान किसको है? गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, अगर तहरीक चलती है, अगर नहीं चलती, ये चलती है, तो फिर नुकसान किसको होगा? गवर्नमेंट को होगा। एक बात। दूसरी बात मुझे याद आ रहा था, मुझे इस पर भी कमेंट करने दीजिएगा, हुकूमत के साथ हुआ क्या? अगर तो ये इतवार को, संडे को अमेंडमेंट पेश हो जाती तो ये मंजूर हो जानी थी। अब इसमें मुमकिन ही नहीं कि इतनी आसानी से होगी। उसकी वजह ये देखिए ना, तैयारी मुकम्मल थी, निकाह के एंड टाइम पे दूल्हा भाग गया। भाई, आपको पहले दूल्हे से तो पूछना चाहिए था कि आपने निकाह करना भी है या नहीं करना। आपको अपनी इत्तफाक राय नहीं पता कर सके। आप मौलाना फजल रहमान के बारे में इतने कॉन्फिडेंट थे। मैं आपको याद है, हमेशा कहता था जब तक मौलाना फजल रहमान ये इस पर रजामंदी जाहिर नहीं करेंगे, ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे, हुकूमत ये पेश नहीं करेगी। आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने तो इस पर साफ कहा कि हमें वक्त दरकार है, हम इसे पढ़ेंगे फिर इस पर, और ये पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये
देखिए ना, आईनी तरमीम है, ये कोई बिल नहीं है कि पास करवा लिया और चले गए। आईनी तरमीम है, 26वीं आईनी तरमीम है और गवर्नमेंट ने उसका मुसवदा भी खुफिया रखा है। चलिए आप हमें ना दीजिए, अपने इत्तेहादियों को तो दे दीजिए जिन्होंने इस पर वोट एक फिक्रा वो ये है कि जो आपने लॉयर का नाम लिया है वो हामिद खान साहब हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हामिद अली खान हमारे बहुत अच्छे गुलकार हैं यार, और वो कौन सा घराना है, पटियाला घराने के हैं, तो हामिद खान रहने दे, रजी साहब बड़े रिस्पेक्टेबल लॉयर है, आपकी मेहरबानी है। रजी साहब इतना मार्जिन तो दीजिए ना, लेकिन हम आपकी हर हामिद खान है भाई, कमेंट नहीं करते। साइड पे रख रही हूं, मैं छोड़ भी नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो किसी से राब्ता किया, किससे नहीं राब्ता किया। मुझे ये बताएगा कि सिर्फ वकला बिरादरी में ये पीटीआई वाले ही लॉयर्स आते हैं, बाकी जो आजाद हैसियत में है जिनका देखिए मेरे भाई ने ये बात 2 दफा दोहराई। अब आप सुन लीजिए, मेरे भाई ने ये बात 2 दफा उठाई है। मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूं, इस मुमलकत के अंदर और इस शहर लाहौर के अंदर 8 दफा कोशिश की है पीटीआई के वकला ने मुहिम चलाने की। पीटीआई के वकला सिटिंग, उसके माइंडसेट के वकला सिटिंग बार एसोसिएशन के सदर सेक्रेटरी मुंतखब हुए, 10 से ज्यादा वकील सड़क पे नहीं निकाल सके। तो 9वीं दफा फिर सही, एक गुना और सही, 9वीं दफा फिर अटेम्प्ट करके देख ले। यानी कि 100 के एतजाज एहसन की सरबराही के अंदर पूरा बकायदा तय हो गया। जनाबे मीर शेर अफजल खान मरवत साहब लाहौर में वकला की एहतजाज की सरबराही करने के लिए पहुंच गए, लेकिन वकला मुहिम नहीं चल सकी। ठीक है, चलें देखते हैं आने वाले दिनों में कि क्या वाकई तो फिर करने देना लाहौर में जलसा क्यों रोक रहे हैं? कुल्हाड़ी मारने जा रही है या नहीं मारने जा रही है, और खुद वकला तहरीक को दावत दे रही है नहीं दे रही। और अगर वाकई में आपने आइन को, अदालतों को स्ट्रॉन्ग करना है, मैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से बात करी तो लोअर जुडिशरी को फाल कीजिए। लोअर जुडिशरी को फाल करना वो आवाम के हक में होगा। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।